चाचा आप ठीक होगा, खैरियत होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं उनमें से जी बिल्कुल, मेरा नाम शान अली। तो भाई आज हम जिस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं जी, नितिन गडकरी की वीडियो है। उन्होंने जी 5 सालों में जो वर्ल्ड बिगेस्ट कार है वो इंडिया में लाने का जो एक वीडियो बनाई है, तो उसको देखते हैं, फिर आप अपना देंगे रिएक्शन। वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री बनेंगे। एक बात है कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, दिल्ली से देहरादून दिसंबर के बाद फ्लाइट बंद हो जाएगी। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी अपनी ऐसी ही स्टेटमेंट्स देने के लिए और उनमें से कईयों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। और रिसेंटली गडकरी जी ने एक ऐसी ही ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि 3 साल के अंदर इंडिया के अंदर हर तरीके की गाड़ी मैन्युफैक्चर होगी और अगले 5 सालों के अंदर यानी कि 2028 तक इंडिया दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और इस इंटरव्यू की खबर तब सामने आई है जब इंडिया ने ऑलरेडी जापान को कार सेल्स के मामले में बीट कर दिया और 3rd पोजीशन पर आ चुका है। जहां जापान की ओवरऑल सेल्स 4.2 मिलियन थी, वहीं इंडिया की सिर्फ नवंबर 2022 तक की सेल 4.13 मिलियन की थी। और अगर इसके अंदर हम मारुति सुजुकी के दिसंबर के नंबर्स को भी मिला दें तो ये 4.25 तक पहुंच जाता है। और टाटा और बाकी कंपनीज के नंबर भी आउट होंगे तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि हर बार ट्रेडिशनली जापान 3rd स्पॉट पर रहता था, लेकिन इस बार इंडिया ने ये स्पॉट क्लेम किया है। लेकिन जितनी हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए, उतनी ही सच्चाई की समझ भी होनी चाहिए कि इंडिया भले ही 3rd स्पॉट पर हो, लेकिन 2nd पोजीशन पर यूएसए और चाइना आते हैं, जिनका इंडिया से इस टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा है नंबर्स के अंदर। पैसेंजर कार्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की सेल के मामले में जहां यूएसए 13.8 मिलियन पर है, वहीं चाइना उससे दुगने यानी कि 26.8 पर बैठा है और हम अभी 4.2 पर ही हैं, जो कि बहुत छोटा नंबर है इन नंबर्स के मुकाबले। नाउ इवन दो ये नंबर देखकर ऐसा लग सकता है कि शायद गडकरी जी की ये बात सच ना हो पाए इतनी जल्दी, लेकिन इस बात को मजबूती देने के लिए हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा फैक्ट है और वो ये है कि जहाँ पर टॉप 10 ऑटो मार्केट्स नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, वहीं सिर्फ चाइना और इंडिया ही 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2021 के मुकाबले पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है कार सेल्स के मामले में। और उसमें भी चाइना में सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई है और इंडिया में मैसिव 24% की ग्रोथ हुई है। और इसीलिए नितिन गडकरी जी की ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सच दिखाई देती है। और क्योंकि ऐसा होने के चांसेस दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया की ऑटो मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इस ग्रोथ में एक्सपोर्ट और होम कंजप्शन का कितना रोल है और कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडियंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने वाला है फ्यूचर के अंदर। लेकिन हम साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर वो कौन सी दिक्कतें हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बनने से जुड़ी हैं, जैसे कि एक्सट्रीम ट्रैफिक वगैरह। लेकिन उस सबसे पहले हम थोड़ा चाइना की तरफ नजर डालेंगे क्योंकि आज से कई साल पहले चाइना के साथ जो हुआ था वही इंडिया के साथ हो रहा है आज की डेट में। और इसी चाइना के रेफरेंस से हम इंडिया की सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। 2008 के बाद चाइना की ऑटो सेल्स एकदम से ऊपर जाने लगी और जहां पूरी दुनिया में सेल्स गिर रही थी रिसेशन की वजह से, चाइना 2009 के अंदर दुनिया की लार्जेस्ट कार कंज्यूमर मार्केट बन गई। लेकिन ये सब 2008 में शुरू नहीं हुआ था और इसीलिए चाइना के राइज को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। इसकी शुरुआत 1978 में हुई जब चाइना ने अपनी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कर दी और फिर शुरू हुआ 80s और 90s के अंदर जॉइंट वेंचर्स का सिलसिला। अब ये कहानी कुछ हमारे को सिमिलर लगती है इंडिया की सिचुएशन के साथ, क्योंकि इंडिया के अंदर भी 1985 के अंदर पार्शियल लिबरलाइजेशन आ गया था और इसके साथ ही कार मेकिंग के लिए फॉरेन कंपनीज ने इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स स्थापित करे थे। लेकिन चाइना को 1978 में यानी कि इंडिया से 13 साल पहले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चालू करने की वजह से एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली, जिसकी वजह से चाइना को 2 तरीके से फायदा हुआ। जिसमें पहला फायदा था कि उनकी इकोनॉमी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कितनी स्ट्रांग है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जहां इंडिया के अंदर ऑटो पार्ट की इंडस्ट्री सिर्फ $50 बिलियन की है, वहीं चाइना में $550 बिलियन की है। पूरी दुनिया का 35% ऑटो पार्ट्स का मार्केट सिर्फ चाइना के पास है और इंडिया ने खुद $4.2 बिलियन के पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करे हैं। अब हो सकता है इतना बड़ा नंबर ना लगे 4.2 वाला, लेकिन अगर आप इसको इंडिया की हम्बल मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया अभी 3% ही कंट्रीब्यूट करता है और चाइना उससे 10 गुना ज्यादा यानी कि 29%। दूसरा जो फायदा मिला लिबरलाइजेशन की वजह से वो था उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई चाइनीज लोगों की। चाइना की पर कैपिटा इनकम 1978 में $156 थी, वहीं इंडिया की $206 यानी कि चाइना से भी ज्यादा। लेकिन ये नंबर 2021 में चाइना के लिए बढ़कर $12,556 हो गया, वहीं इंडिया के लिए ये सिर्फ $2,257 ही रह गया, यानी कि बहुत कम।
अब 2000 तक ही इन दो चीज़ों की वजह से, यानी कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होने की वजह से और पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से, जहां एक तरफ OECD कंट्रीज़ के अंदर डिमांड पीक कर रही थी और USA जहां पर एक टाइम पर ऑटो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा था, वहीं अब इनकी मार्केट के अंदर डिमांड गिरने लगी थी और इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए चाइना एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन गया था। और फिर 2008 में डेट क्राइसिस आया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमरा गई। लेकिन अच्छी डिमांड और इकोनॉमिक स्टिमुलस की मदद से चाइना ने इकोनॉमी को स्टेबल किया और 2009 में चाइना ने 3 से 6,000 युआन ऑफर किए उन गाड़ियों को छोड़ने के लिए जिनके एमिशन स्टैंडर्ड ज्यादा थे, और फिर 2010 तक बढ़ाकर इसे 18,000 चाइनीज युआन तक कर दिया। और फिर इसके साथ ही सेल्स टैक्स को भी 1.6 लीटर तक की गाड़ियों के लिए कम किया गया और इसे 10% से 5% कर दिया गया, जिसकी वजह से स्मॉल कार की सेल्स के अंदर चाइना के अंदर जंप मिला और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बन गई। और कमाल की चीज ये है कि लगभग 1.5 दशक बाद इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार चाइना में नहीं, इंडिया के अंदर। क्योंकि जो दो चीजें चाइना के अंदर हुई थी वही सेम चीजें इंडिया में भी हो रही हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां चाइना के अंदर डिमांड 2016-17 में काफी ज्यादा पीक कर रही थी, वहीं आज की डेट में वो स्टैग्नेंट हो चुकी है। लेकिन इंडिया की मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। इंडिया के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स दोनों में। पैसेंजर कार्स का एक्सपोर्ट 43% तक बढ़ चुका है और इंडिया में एक्सपोर्ट के साथ साथ डोमेस्टिक डिमांड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। 2020 में इंडिया की एवरेज हाउस होल्ड इनकम 3 गुना तक बढ़ी है और फ्यूचर के अंदर ये और बढ़ेगी। और जैसे जैसे इंडिया में इकोनॉमिक राइज आ रहा है, वैसे ही अर्बनाइजेशन भी बढ़ रही है। और मैकेंजी के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया की 500 मिलियन पॉपुलेशन अर्बन सिटीज में रहेगी, जो कि USA की टोटल पॉपुलेशन से 1.5 गुना ज्यादा है। और इसके साथ ही 60 मिलियन लोग 2025 तक कंज्यूमिंग क्लास में होंगे और ऐसी डिमांड के साथ इंडिया की ग्रोथ 11.3% CAGR रहेगी 2027 तक। और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई और ज़्यादा बढ़ेगी गाड़ियों की। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ही नहीं, डिमांड साइड पर भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है। 20 लाख करोड़ के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत के तहत निकाले गए हैं और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सिर्फ ऑटो सेक्टर की बात ही करी जाए तो 28,000 की PIL स्कीम लॉन्च करी गई है ऑटो सेक्टर्स के पार्ट्स को लेकर। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने 42,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का टारगेट किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट 67,690 करोड़ की आ गई है। और क्योंकि आने वाला फ्यूचर क्लीन एनर्जी का है, इसीलिए गवर्नमेंट EVs वगैरह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कीम बना के गवर्नमेंट भूल रही है। हमने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर नितिन गडकरी जी ने जो बोला था वो करा है। जैसे कि रिसेंटली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इंडिया चाइना से भी आगे निकल गया है लेंथ के मामले में, टोटल रोड्स की। क्योंकि जहां पर 2014 के अंदर इंडिया की रोड्स की लेंथ 91,000 किलोमीटर के आसपास थी, वहीं सिर्फ 9 साल के अंदर ये 1.45 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से हम सेकंड नंबर पर आ गए हैं। और इसी तरह क्लियर पॉलिसीज हमें हेल्प कर सकती हैं ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर आने के लिए और चाइना को पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होने वाली हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कि ये सच थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि इंडिया ने भले ही जापान को कार सेल्स में बीट कर दिया हो, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी जापान हमसे आगे है। क्योंकि 2022 में इंडिया ने 5.2 मिलियन व्हीकल्स को प्रोड्यूस किया था, वहीं जापान ने 7.8 मिलियन को किया था। और ये साफ दिखाता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी भी पीछे है और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी देश के लिए। और इंडिया के सामने ऐसी ही कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ हमें टैकल करना है, जैसे कि हायर टैक्सेस या लिथियम आयन पर चाइना की डोमिनेशन, जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा इशू बन सकता है। लेकिन चैलेंजेस सिर्फ इंडिया के बिगेस्ट ऑटो मार्केट हब बनने की राह में ही नहीं है, ये बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रैफिक जाम की। भले ही हम चाइना से भी बड़े हो जाएं रोड्स बनाने के मामले में, लेकिन चाइना के अंदर आज भी ट्रैफिक जैम एक रेकरिंग फिनोमेना है। चाइना के अंदर 167 कार्स हैं 1000 लोगों पर, जो कि USA के 980 पर 1000 से बहुत ज़्यादा नीचे है। लेकिन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन और उसकी डेंसिटी किसी भी रोड नेटवर्क को छोटा कर सकती है। और 2010 में ऐसा हुआ भी था चाइना के अंदर, जब उनके नेशनल हाईवे 110 पर 10 दिनों के लिए एक 100 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था और इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी और इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल ट्रैफिक जैम बोला जाता है। और ये सेम फिनोमेना इंडिया में भी हमें देखने को मिलता ही है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बड़े शहरों में भयंकर ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु वगैरह में। क्योंकि जहां पर 2018 में हमारी कंट्री के अंदर 22 कार्स थी 1000 पीपल पर, वहीं 2025 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 पीपल पर यहाँ पर 72 कार्स होंगी। और ये सिनेरियो अर्बन सिटीज के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि जाम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑटो हब बनने की बात चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बोली गई है। गडकरी जी ने 2020 में ये बोला था कि इंडिया अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, और फिर 2021 में उन्होंने सेम बात बोली
और बोले कि हम नई टेक्नोलॉजी जैसे कि इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस वगैरह पर काम करेंगे और अगले 5 सालों के अंदर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा। और फिर 2023 के अंदर सेम बात बोली गई है। खैर, दावे बार बार करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गडकरी जी की बातों पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले जो बोला है वो सच करके दिखाया है कई बार। अब इस दावे का क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। हमें 5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी पहुंचने हैं, तो आप ही ये मदद कर सकते हैं मेरी ऐसा करने में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू। अच्छा भाई, तो वीडियो खत्म हो गई जी। वीडियो आपने देखी जी, वीडियो बहुत ही नॉलेज वाली और इंटरेस्टिंग वीडियो थी जी। नितिन जो गडकरी जो इंडिया के जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के जो हैं वो दूसरा चेयरमैन है। तो प्राइम मिनिस्टर में यार देखें भाई, आप ये देखें कि इंडिया जो है वो इस वक्त जो है उसने जापान से ज़्यादा गाड़ी सेल्स की हैं इंडिया ने, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो पीछे हैं तो भाई देखें इंडिया जो है वो ग्रोथ में इन 2-3 सालों में जो ग्रोथ उनकी 2023 में जो उसने ग्रोथ की है ना, उससे ये अंदाज़ा लगा सकता है कि आने वाले 5 सालों में जो नितिन साहब ने जो बात की वो सच हो सकती है भाई। चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से चांसेस है भाई। हाँ। क्योंकि देखें यही गडकरी साहब है जिन्होंने अभी ट्रेन चलाई थी, इलेक्ट्रिक ट्रेन इन्होंने चलाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाली, इलेक्ट्रिक बसें निकाली, मोटरसाइकिल निकाली। तो ये जो है ना अपना जो इनका काम है उनको पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। और मोदी साहब की यही होती है, वो कहते हैं कि जिस काम को पकड़ो वो करके मुकम्मल करो। अब देखें जापान को अगर इंडिया आने वाले 3 साल में इकोनॉमी में पीछे छोड़ेगा तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये भी होगी कि उनकी हर चीज में ग्रोथ होगी भाई। तो उनके पास प्लान है, उनके पास है भाई इंडिया तो हर चीज में भाई पीछे छोड़ता जा रहा है दूसरे ममालिक। भाई मेरी बात सुने, जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ था ना, तो लोगों ने बहुत सी तनकीदें की कि भारत से ये नहीं हो पाएगा, तो भारत चंद्रयान 3 ना लॉन्च करे, ना छोड़े। लेकिन भारत की मेहनत, लगन और उनकी दिलचस्पी, उनकी मेहनत इस तरह रंग लाई कि आज वो लैंड कर चुके और उनका एक दुनिया में नाम है। इसी वजह से अगर नाम पहले भी है भाई उनका, ये बात मेरे कहने का मतलब ये है कि एक हाँ दुनिया जेलस हो रही, लेकिन उनका एक पुख्ता यकीन था कि हम चांद के साउथ पोल पे लैंड करेंगे। दुनिया का नंबर 1 मुल्क बना है, लैंड करके दिखाया, जहाँ रशिया वगैरह उन्होंने, और चौथा बना रशिया की जगह अभी भाई साहब वो मेरी बात सुने टेस्ला ना, की जो बना रहे हैं, मेरी बात सुने, जब इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो रशिया भी टपक पड़ा मुकाबले के लिए। तो रशिया का आई थिंक 2 दिन पहले क्रैश हो गया, मुकाबले के लिए नहीं टपक पड़ा था। इंडिया उनका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो आया तो मुकाबले के लिए आया था ना, लेकिन लोगों ने मुकाबला बना दिया ना, कंपटीशन बना दिया। इंडिया के लोगों की बातों पे छोड़ो, वीडियो जो बन रही है ना उसमें बात करो। फॉरेन कंट्रीज जो होती है ना, उन्होंने इनकी डिबेट कर दिया कि देखते हैं कौन पहले, वो तो कह रहे थे कोई करते हैं, आप कहीं और लेके चले। दूसरी बात यह है भाई कि आप ये देखें कि 2020 तक इंडिया जो है 2020 में भी उन्होंने गाड़ी में बहुत यानी कि काम किया, ग्रो किया। आप देखिए जिस तरह टेस्ला की हब इंडिया में बन चुकी है, मेड इन मर्सिडीज जो इंडिया की, वो भी उस पर भी मेड इन इंडिया लिखा जाएगा अब। क्योंकि तो आपको पता है 2 साल पहले चाइना में ये जो टेस्ला जो बनी हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया में बनाते हैं, लेकिन आपने हमसे एक्सपोर्ट करें। उन्होंने कहा जी हमने एक्सपोर्ट नहीं करें अपना। तो 2 साल बाद उनकी मंडी, उनकी मार्केट इतनी बड़ी हो गई कि आज भाई हब उधर बन रही है टेस्ला की, मजबूर हो गए बनाने के लिए, उधर बन गई है भाई। ये जो चिप होती है ना, चिप आपको पता नहीं होगा, ये कुछ साल पहले पाकिस्तान में भी बनाने की बात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को आपको हालात का ही पता है, नहीं कमीशन मांग लेते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, हमें क्या मिलेगा, ये वो कहते हैं हमें क्या मिलेगा। तो इंडिया ने कहा जी हम जमीन भी देंगे आपको, सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन हमारा एक सिर्फ ना उन्होंने कहा हमारा एक सिर्फ होगा, आपने हमारे लोग जो है वो उसमें अपने इस्तेमाल करने, हमारे वर्कर जो आप हमारे हो गए, उससे आप इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सोच अच्छी होनी चाहिए भाई, आप अपने मुल्क के यकीन उनका पुख्ता है कि हम यही कहेंगे कि भाई ये गाड़ियाँ अगर इतनी ज्यादा, नितिन गडकरी साहब ने ये कहा कि हम गाड़ियों में भी चाइना या जापान का मुकाबला करेंगे और उनको पीछे छोड़ेंगे, तो ये हो सकता है भाई। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया पीछे नहीं है भाई, बहुत ज्यादा उनकी तादाद है, लेकिन वो ममालिक कोशिश कर रहे हैं। देखें भाई, वो जो कंट्रीज हैं उनके पास जो सहूलियात हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंडिया भी अब उनसे मुकाबले में आ गया है। ये अच्छी बात है कि एशिया का मालिक उनसे मुकाबले में तो आया है भाई, मुकाबले में तो एशिया में से ऐसे ही है भाई साहब। देखें पाकिस्तान के जो हालात हैं आप लोगों के सामने हैं, पाकिस्तान गाड़ियाँ छोड़ के बिजली के जो बिल हैं, दूसरी बात ये बात है, मेरी बात सुनो ना, वो इसलिए गाड़ियाँ ज़्यादा बना रहे हैं, उनको हर एक चीज़ मुहैया हो रही है।
और सबसे ब्रांड की जो गाड़ियां है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियां इकोनॉमी उनके पास है भाई, वो ज्यादा बना रहे हैं भाई पाकिस्तान में तो साइकिल हमारे लेना पास मुश्किल तो होगा, सिर्फ गाड़ी क्या कंपनीज लेंगे? थी, एक सुजुकी सुजुकी और और एक ये वैगनर नहीं, टोयोटा ये टोला था। टोयोटा भी नहीं थी, एक और कंपनी है, फिर मेरे ख्याल ना साजगार या कौन सी, उसकी तो गाड़ी नहीं है पाकिस्तान हाँ। में। इंडिया में 150 से ज्यादा कंपनीज हैं गाड़ियां बनाने वाली। ज्यादा पाकिस्तान में जो गाड़ियां चली हैं जापान से आई हुई हैं, जापान की गाड़ियां हैं। चाइना से, जापान से, यानी कि नहीं, दूसरे नहीं। मालिक से हमारे- गाड़ियां हमारे आती हैं पाकिस्तान में अपना कोई ब्रांड नहीं है हम ना। एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट तो हमारे यहाँ है ही है नहीं। नहीं। तो भाई देखें, अगर ये हो जाता है इंडिया का, तो ये इंडिया के लिए और बेस्ट होगा, क्योंकि इंडिया है, हमारी तरफ से इंडिया को आपको बेस्ट पता है, लाख लाख तीसरा है। साल इंडिया को एक खुशी मिली कि जो उनके जो हैं नीरज चोपड़ा, जो उनके एथलीट है, उन्होंने जी वो जो नेजा जिसको कहते हैं फेंकने में, जी उन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया को जीत के दिया है जी। तो ये भी आपको मुबारकबाद है और हमें बहुत खुशी हुई भाई, हम इसमें वीडियो भी बनाएंगे। तो ये अगर दूसरी बात है, हमारी ये दुआ है कि ये जो आपके इंडिया कामयाबी मिनिस्टर ने इसमें हासिल ये करे। कहा है तो उस पर वो कामयाब हों, और होना भी चाहिए भाई। इंडिया अब किसी से पीछे नहीं जाना, क्योंकि उनके पास इकोनॉमी है और वो ग्रोथ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नेशन काम कर रहे हैं। तो भाई हमारी दुआ है कि वो जो भी उनके ये जो उनके मिशन है तमाम कामयाब हो जाए, वो कामयाब हो, ताकि भाई कोई तो मुल्क हो। देखिए ये भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान के हमारे जो हुकूमत है, इनको चाहिए कि यार उनके साथ हालात, जो उनके साथ ना बात या उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, ताकि हम भी उनसे फ़ायदा ले सकें। क्योंकि भाई देखें, वो हमारा नेबर कंट्री है, चाहे हम रात तब खुलाफात तक हो, सलीम भाई, मैं हम आपकी तजारत बात तो को कर रहा हूं। सकते हैं ना, लेकिन हमारे जो पता है आपको, सियासत ही आप दो मुल्कों पे चलती है या कश्मीर पे बिल्कुल, मुद्दे पे हाँ, चलती ऐसे ही है। मैं आपकी तो बात ऐसा नहीं, सुन रहा हूं। आपको पता है, हमें ये तेल भी कुछ मिला। नहीं कर सकते। ये मतलब एक अच्छा कटोरे खिलाफ हुक्मरान जो है ना, सकते हैं, एक अच्छा हुक्मरान, उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए ना पाकिस्तान में, उसको टिकने नहीं भाई देते। हुक्मरान की बात नहीं भाई, इधर स्टेबिलिटी नहीं है हुकूमत हाँ, की। यही बात तो बात है, हुकूमत की अगर यही तो बात stability, है। अगर एक आदमी आता है 2 साल 3 साल में, तो नहीं वो मुल्क को नक्शा संभाल बना सकता। सकता। इसको काम करने के लिए टाइम बहुत सा चाहिए, वक्त चाहिए होता है। हम वक्त वक्त चाहिए। नहीं दे रहे, हम 2 साल में तो हुकूमत गिरा देते हैं ऐसे ही भाई। है। अब देखें, जरदारी हो गया, नवाज शरीफ साहब हो गए, इन्होंने बहुत बार इनकी हुकूमत आई, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है हुकूमत में। अगर ये रहते हैं तो शायद कुछ करते भी, कुछ ना कुछ करते बोला लेकिन जाए। क्या करेगा, नून लीग की हुकूमत आती है तो 3 साल के बाद पीटीआई ऐसे की ही, हुकूमत आ ऐसे ही जाती है, है। पीपी की हुकूमत आ जाती है। हुकूमत की स्टेबिलिटी जरूरी है भाई। जरूरी है। वो वहाँ पर अभी तीसरी बार भी चांस क्या 100% हमें यकीन है कि मोदी साहब यही की कह रहा है कि अगर मैं और पाँच इससे साल पहले तक- कांग्रेस ही वहाँ पर हुकूमत करती हाँ। है, तो स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान हाँ में। जी। तो भाई इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।